Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today the topic of our lecture is class 10th maths National Book Foundation chapter number 12 review exercise. स्टूडेंट्स इससे पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर चुके हुए हैं। आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को बुक में रीड आउट कर लेते हैं, स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 278 पे स्टार्ट पे टॉप पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। गिवन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। आपको पता है विस्कर प्लॉट्स क्या होती हैं, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इस तरह के जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ऐसे बॉक्सेस को विस्कर प्लॉट्स या फिर बॉक्स भी कहा जाता है। कि शो द मार्क्स ऑफ 4 बॉयज़ ऑफ मॉफ सेक्शन एंड 4 बॉयज़ ऑफ हेजल सेक्शन इन मैथ्स टेस्ट। अच्छा, मैथ का टेस्ट हो रहा था और उसके अंदर 4 बॉयज़ थे जो कि हेज़ल के सेक्शन के थे और मॉफ सेक्शन के 4 बॉयज़ थे। अब उसमें से हमने फाइंड क्या करना है कि फाइंड मीडियन स्कोर्स ऑफ बोथ सेक्शंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, हेज़ल और मॉफ दोनों सेक्शंस के स्कोर्स को फाइंड करना है, लेकिन वो स्कोर्स कौन सी कैटेगरी के होंगे, मीडियन के होंगे। फाइंड IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल जो है वो आपने फाइंड करना है स्कोर्स का, दोनों सेक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला मीडियन स्कोर्स दोनों सेक्शंस के, इसी तरह IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रिलेशन दोनों सेक्शंस के हमने फाइंड करने हैं। आइए इसको फाइंड करते हैं। वो दोनों जो बॉक्सेस थे, जो विस्कर बॉक्स थे, वो दोनों यहाँ पे मैंने बना लिए हैं जैसे वहाँ पे बनाए गए थे, सेम ऐसे ही। जैसे कि वहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कि जो 70 है, 70 का जो मॉप वाला सेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे बॉक्स में कट लगा हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ पे गौर करें हेज़ल वाले के कट में, मतलब बॉक्स के कट पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 60 से थोड़ा सा आगे करके मतलब 5 पे भी नहीं है, मिडल में भी नहीं है, मिडल से थोड़ा सा पीछे ये बॉक्स बना हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हेज़ल है वो मॉफ से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, अब हमने एस्टिमेट इस तरह लगाना है मीडियन का कि ये जो बॉक्स का मिडल लाइन है जो कट लगा हुआ है, ये 65 से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है 64, अप्रोक्सीमेटली 64 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो नहीं है ना, हमने इसकी मेजरमेंट तो नहीं की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे कि ये 64 के इक्वल है। इसी तरह अगर मॉफ सेक्शन का देखें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट 70 ही है, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट 70 लिखा है। इसके आगे आपको अप्रॉक्सीमेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें एग्जैक्ट ये 70 के ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियन स्कोर्स हैं वो हेज़ल सेक्शन के 64 हैं अप्रॉक्सीमेटली, जबकि मॉफ सेक्शन के 70 हैं। अब आते हैं इंटरक्वार्टाइल रिलेशन के ऊपर। इंटरक्वार्टाइल रिलेशन किस तरह फाइंड किया जाता था कि जब भी हमारे पास क्वार्टाइल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगी तो उसमें से हम क्वार्टाइल थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रिलेशन आ जाएगा। अब हेज़ल सेक्शन में हमारे पास Q3 क्या है, Q2 क्या है, Q1 क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस विस्कर बॉक्स से फाइंड करेंगे। हमें जो मिडल वाला था Q2 था वो हमें पता था 64 है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रिलेशन के अंदर सिर्फ Q3 और Q1 ही होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो Q3 है वो इस वाले मिडल वाले बॉक्स से थोड़ा सा पीछे है, तो इसका मतलब है कि ये 70 से थोड़ा कम है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 68 के इक्वल है। यानी कि 70 से कम है तो 68 के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली होगा। और अगर हम इसके बारे में नोट करें, यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन जिसको Q1 हमने कहा है वो एग्जैक्ट 60 के ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 68 को माइनस किया 60 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास Q3 जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 68 बना था और Q1 अप्रॉक्सीमेटली 60 बना था। जब हमने उन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 8। और ये इंटरक्वार्टाइल रिलेशन है हेज़ल सेक्शन का। इसी तरह हमने मॉफ सेक्शन का भी इंटरक्वार्टाइल रिलेशन फाइंड करना है। अब इसके ऊपर आ जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इस जो Q1 है ये 60 से आगे है। ठीक है, और ये बिल्कुल वो जो ऊपर वाली लाइन थी उसके इक्वल था, तो हमने इसको क्या बोला था, ये कितना है, 64 है। तो अगर ये 64 है तो ऑब्वियसली ये भी 64 होगा। हम क्या कहेंगे कि जो Q1 है वो इक्वल है हेज़ल के मीडियन के इक्वल,
कि वो 64 है तो ये भी 64 ही होगा। Q3 की बात करते हैं, वो एग्जैक्ट 80 के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे 80 लिखेंगे। तो 80 माइनस 64 इज इक्वल टू 16। इस तरह हमारा इंटरक्वार्टाइल रिलेशन भी फाइंड हो चुका है और साथ मीडियन स्कोर्स भी फाइंड हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बरीरा एंड हादिया ड्रॉ कुकी पैक्स। हादिया आफ्टर बरीरा फ्रॉम अ बैग ऑफ 2 चोको कुकीज़ एंड 3 लेमन कुकीज़। अच्छा, 2 जो हैं वो चोको कुकीज़ बनाए हैं उसने और 3 जो हैं वो लेमन कुकीज़ हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बोथ लेमन कुकीज़। बोथ जब भी आता है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन हमने लेना है। अब इंटरसेक्शन जो है उसको लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अगर तो वो डिपेंड कर रहा है दूसरे वाले के ऊपर तो फिर तो हम डिपेंडेंट इसको करा देंगे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो फिर हम इंडिपेंडेंट वाला यूज़ करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें कि बरीरा एंड हादिया ड्रॉ कुकी पैक्स के, उन्होंने पैक्स किए हैं कुक, ठीक है, ड्रॉ किए हैं। तो हादिया ने बरीरा के बाद, आफ्टर है ना, तो इसका मतलब है बाद में किया। बरीरा के बाद एक बैग में 2 चोको कुकीज़ और 3 लेमन कुकीज़, ये 2 पैक्स उसने तैयार किए हैं। टोटल इसने 5 किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसने लेमन कुकीज़ की वजह से चोको कुकीज़ नहीं पैक की है, या ऐसा भी नहीं है कि चोको कुकीज़ की वजह से उसने लेमन कुकीज़ नहीं पैक की है। या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से ये कुकीज़ कौन सी वाली कम है, चोको कम है या फिर लेमन कम है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे जो भी फार्मूला यूज़ होगा वो इंडिपेंडेंट का होगा। और ये भी याद रहे कि बोथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूज़ होगा। तो आइए हम इंटरसेक्शन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इंडिपेंडेंट में। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट कर लें ये फार्मूलाज को कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कौन से फार्मूलेज यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर इसी तरह हमारे पास इवन डिपेंडेंट आ जाए तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे हमने जो भी फार्मूला यूज़ करना है वो इंडिपेंडेंट का है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हुए हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट बरीरा ड्रॉज लेमन कुकीज़ एंड बी द इवेंट दैट हादिया ड्रॉज लेमन कुकीज़। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली प्रोबेबिलिटी है ए वाली, वो 3 डिवाइडेड बाई 5 कैसे है, वो ऐसे है कि टोटल हमारे पास जो कुकीज़ पैक हुई हैं वो 5 थी, ऐसे ही ना, जो 5 पैक्स थे उसमें से 2 उन्होंने बोला था कि चोको के हैं और 3 लेमन के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि पहली प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास लेमन की। इसी तरह अगर हम दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालें, बी को डिवाइड करें ए के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे जो भी आंसर्स हमारे पास आए हैं, जैसे ये 3 डिवाइड बाई 5 और 1 डिवाइड बाई 2 आए हैं, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 2 टाइम 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं। यहाँ पे है जी हमारे पास कि आ कंपनी हैज़ 2 मशीन्स ए एंड बी विच प्रोड्यूस 60% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स। उन्होंने 60% और 40% प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी टोटल बनाई हैं। पहली वाली ए जो है उसने 60% बनाई है और जो बी है उसने 40% बनाई है रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही है ना कि पहले वाली का पहला और दूसरे वाले का दूसरा। मशीन ए प्रोड्यूसेस 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी कि उसने जो ख़राब प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो 20% बनाई हैं, जबकि जो बी वाली मशीन है उसने 15% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाई हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव। अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमने रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट निकालना है, अब उसमें जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं, ऐसी वो कह रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम रैंडमली अगर उसमें से एक प्रोडक्ट को उठाएं तो वो डिफेक्टिव होगी। अब हमें पता है कि इसमें से कितने % डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। मशीन ए के अंदर 20 हैं और मशीन बी के अंदर 15 है। यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं,
यानी कि जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं सारी प्रोडक्ट्स, वो मशीन जो है उसने वो डिपेंड कर रही है ना कि एक चीज़ उसने अच्छी बनाई है और एक चीज़ उसने ख़राब बनाई है, डिफेक्टिव बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल 60% उसने अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई हैं और 20% उसने नहीं बनाई, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है ना कि अच्छी बनाने की वजह से उसने ख़राब प्रोडक्ट्स बाद में बनाई हैं, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि जो ख़राब प्रोडक्ट्स हैं वो उसने इस वजह से बनाई हैं क्योंकि एट अ टाइम उसमें अच्छी प्रोडक्ट्स भी बन रही थी। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी दोनों की हमने मतलब दोनों बोथ आ रही हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरसेक्शन ही यूज़ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए सबको फाइंड करेंगे। ये बी है, ठीक है। अब ये सारा हम बी कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जब इनको फाइंड करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसमें से आ जाती है 0.12। और यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 भी एक दफ़ा देख लें। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।